तो बेसिकली किंगडम मोनेरा जो है इसमें क्या इंक्लूड करता है, सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो इस किंगडम में आ गए। जितने भी बैक्टीरिया आप उठा के किस में रख दिया है, किंगडम मोनेरा में रख दिया है। ठीक है, अब ये बताओ बेटा कि जो किंगडम मोनेरा है ये, अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? बाय डेफिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे आई जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको आपको देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो याद रखो मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो बैक्टीरिया ही होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंगाई भी है, प्रोटिस्टा भी है, ठीक है ना, लेकिन अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है तो क्या है, वो बैक्टीरिया है। उसके अलावा याद रखो बेटा कि ये जो किंगडम मोनेरा है या जो बैक्टीरिया है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे इसको हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप है बेटा कोकाई। कोकाई का मतलब क्या है बेटा, बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा, साइज बोल रहा हूँ सॉरी, शेप के बेसिस पे। इसमें शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप। जिस भी बैक्टीरिया में कोकस लगा हो ना, जैसे स्टेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, कोकाई होते हैं। ठीक है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बेटा जिनका शेप जो है ऐसे रॉड शेपेड होता है। रॉड शेपेड बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसिलाई। अच्छा, इसमें तुमको एक चीज ध्यान रखना है, जो बेसिलाई या रॉड शेपेड बैक्टीरिया होते हैं उनमें देखना आपकी एनसीईआरटी की बुक में स्पोर बनाया हुआ है। देखो बुक में देखो, रॉड शेपेड जो बैक्टीरिया है सिर्फ उसी में स्पोर बनाया। ऐसा क्यों बनाया, बाकी में क्यों नहीं बनाया है? उसका रीजन ये है बेटा क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है, बेसिलाई में। जो बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं ना वही मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं, स्पोर बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते हैं। बाकी में स्पोर फॉर्मेशन अनकॉमन है, ऑलमोस्ट बनाते ही नहीं। आगे जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, जब तुम ओटी लैब को जब स्टरलाइज करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको तो उस समय ध्यान आएगा, क्योंकि हम क्लास्ट्रीडियम का ही टेस्ट करते हैं, बाकी बैक्टीरिया को हम क्यों चेक नहीं कर रहे हैं, उस समय ध्यान आएगा। ठीक है, लेकिन अभी याद रखो कि जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो हैं जो स्पोर फॉर्म कर रहे हैं वो क्या है बेटा, बेसिलाई है। बेसिलाई मतलब रॉड शेपेड। इनका शेप कैसा है, रॉड के शेप का है। उसके अलावा बेटा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक है ना, इसको क्या है, ये स्पाइरिलियम। शेप क्या है, स्क्रूड की जगह या स्पाइरिलियम। ठीक है, याद रखो जो सिफिलिस का जो बैक्टीरिया होता है ना, ट्रेपोनेमा पैलिडम, सिफिलिस का बैक्टीरिया जो होता है वो स्पाइरिलियम होता है, स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है ना, उसके अलावा बचा लास्ट, वो क्या है, कोमा शेपेड। इस शेप का, कोमा शेप का। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, विब्रियो। तो बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पे 4 टाइप क्या क्या हो गए, कोकाई, स्फेरिकल, रॉड शेपेड, बेसिलस। ठीक है ना, उसके अलावा स्पाइरल या स्पाइरिलम, और उसके अलावा लास्ट क्या, विब्रियो या कोमा शेपेड। ये जो है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन जो है शेप के बेसिस पे। अच्छा, अब ये देखो कि फ्लैजिला कॉमनली किस में दिखाया है, स्पाइरिलम में। तो याद रखना बेटा स्पाइरिलम जो बैक्टीरिया होते हैं हमेशा क्या होते हैं, वो ऑलवेज फ्लैजिलेटेड होते हैं। वो क्या होते हैं, ऑलवेज फ्लैजिलेटेड होते हैं। बाकी में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन स्पाइरिलम में क्या होगा, हमेशा मिलेगा। स्पाइरिलम जो बैक्टीरिया वो हमेशा क्या होंगे, वो फ्लैजिलेटेड होंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कई बार बहुत सारी चीज़ें थ्योरी में नहीं देता, लेकिन आपको डायग्राम से इंटरप्रीट करनी होती है। ठीक है, तो ये है बेटा बैक्टीरिया का जो है आपने शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। उसके अलावा और भी कुछ क्लासिफिकेशन है, और भी किसी तरीके से हम क्लासिफाई कर पाते हैं बेटा, क्या बेटा, हाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी कर सकते हैं, वेरी गुड। और अच्छा वो तो तू वो बता रही है बेटा, विटकर का 5 देखो बैक्टीरिया को हम जो है
जो बैक्टीरिया के मेजर जो ग्रुप आपको पढ़ने, एक ग्रुप पढ़ना है आपको यू बैक्टीरिया, एक ग्रुप जो पढ़ना है क्या है बेटा, यू बैक्टीरिया। दूसरा ग्रुप जो पढ़ना है बेटा आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा ग्रुप जो है बेटा आर्कीबैक्टीरिया। थर्ड ग्रुप जो पढ़ना है आपको साइनोबैक्टीरिया। थर्ड ग्रुप जो है वो साइनोबैक्टीरिया। फोर्थ जो आपको स्टडी करनी है वो है माइकोप्लाज्मा। उसके अलावा एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सिया, ठीक है ना, क्लेमाइडिया, ये 3 और बचते हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, आपको छोड़ दो उसको। आपको जो मेजर जो 4 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आपको ध्यान रखना है, यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ये जो 4 ग्रुप जो आपको पढ़ना है ना, ये जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड न्यूट्रिशन। ये किस बेसिस पे बेटा हमने इसको क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, वो दिख कैसे रहे हैं और वो न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं, उस बेसिस पे हमने क्या किया है, उसको इन 4 ग्रुप में डिवाइड किया। सिमिलर 4 ग्रुप में आपको किसका बताया था, शेप की बेसिस पे, ठीक है ना। सिमिलर 4 ग्रुप आपको किस में पढ़ना है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और न्यूट्रिशन के बेसिस पे, ठीक है। जो यू बैक्टीरिया है बेटा, इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया भी है। तो देखो बैक्टीरिया में बेटा आगे जाने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा ना इसका इन बैक्टीरिया का एक हम कॉमन स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर उसको छोड़ने बोल दो बेटा, 1 आध घंटे में फ्री होकर मैं करूंगा, ठीक है। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर याद है बेटा, देखो इसका एक ना सिंपल लाइन डायग्राम आपको बताता हूं। ये सपोज करो बैक्टीरिया की बेटा एक सेल है, ठीक है ना, बैक्टीरियल सेल है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया हूं बेटा ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हर सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है बेटा, मतलब आउटर मोस्ट नहीं बोलना चाहिए, हर जो सेल है उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में प्रेजेंट होती है ना, सेल वॉल बहुत सारी सेल में मिलेगी, नहीं भी मिलेगी, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हर सेल में मिलेगी आपको। तो सेल की जो आउटर बाउंड्री क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, बैक्टीरिया में बेटा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और लेयर होती है। ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है क्या है बेटा, सेल वॉल। ये क्या है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर आएगा बेटा, ये क्या है, सेल वॉल। और उसके अलावा बेटा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें इस सेल वॉल के बाहर भी एक और लेयर होती है जिसको रेड कलर से बना। वेरी गुड, ये क्या है बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स। तो याद रखो जो बैक्टीरिया की जो सेल है उसकी जो आउटर बाउंड्री है ना वो 3 लेयर्ड होती है। बैक्टीरिया सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो क्या है, 3 लेयर्ड है। इनर मोस्ट लेयर क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद की लेयर क्या है बेटा, सेल वॉल। आउटर मोस्ट क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है ना। तो ये आपकी जो हो गई सेल वॉल। ये जो है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इन तीनों लेयर को आप एक साथ कंबाइंड होकर क्या बोलते हो, सेल इन्वेलोप। सेल इन्वेलोप याद रखो, सारे टर्म एनसीईआरटी में दिए हैं बेटा, इसलिए हमको ध्यान रखना है। ये तीनों लेयर जो है बेटा इनको एक साथ कंबाइंड करके हम क्या बोलते हैं, सेल एनवेलोप, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल एनवेलोप है। उसके 3 लेयर है। आउटर मोस्ट क्या है बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा ग्लाइकोकैलिक्स की, ठीक है। जो ग्लाइकोकैलिक्स ना जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, क्या होता है, जिलेटिनस सब्सटेंस होता है। और याद रखो बेटा कुछ बैक्टीरिया में जो है ना ये लिक्विड फॉर्म में होता है,
या सेमी सॉलिड बोलना चाहिए, लिक्विड नहीं बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेमी सॉलिड। लिक्विड टर्म गलत है। क्या होता है बेटा, कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जिन बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स लेयर सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्लाइम लेयर। तो बेटा जब ग्लाइकोकैलिक्स सेमी सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। और कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है बेटा ना, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स ना सॉलिड हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल। ये जो स्लाइम लेयर है बेटा, इसका क्या फंक्शन है, बैक्टीरिया जब कॉलोनी बनाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे से एडहेयर करते हैं। क्या करते हैं, एडहेयर करते हैं। तो स्लाइम लेयर किस में हेल्प करता है, एडहेशन में हेल्प करता है। एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करता है, ठीक है, जोड़ के रखता है। कैप्सूल किस में हेल्प करता है बेटा, बैक्टीरिया जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम उसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम उसके ऊपर अटैक करता है। ये जो कैप्सूल जो है ना बेटा, बैक्टीरिया को किससे बचाता है, इम्यून सिस्टम से बचाता है, इम्यून सिस्टम के अटैक से बचाता है। इसलिए तुम याद रखो कि तुमने एक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकाई क्या है, वो पैथोजेनिक होता है, उससे डिजीज हो रही थी, माइस मर जा रहा था। जो रफ था वो क्या था, रफ वाला नॉन पैथोजेनिक था, और स्मूथ वाला क्या था, पैथोजेनिक था। स्मूथ क्यों था, क्योंकि कैप्सूल था। कैप्सूल होने की वजह से क्या हो गया बेटा, पैथोजेनिक हो गया, उससे डिजीज हो रही है, और माइस क्या हो जा रहा है, वो डेड हो जा रहा है। और जो रफ है जिसमें स्लाइम लेयर के फॉर्म में, वो क्या है, वो नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है ना। तो कैप्सूल लेयर क्या होता है बेटा, ये इम्यून सिस्टम से बचाता है, और स्लाइम लेयर क्या कर रहा है, एडहेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो आया समझ में ग्लाइकोकैलिक्स का क्या है। तो आउटर मोस्ट क्या है बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा, हर बैक्टीरिया में नहीं होता है ना ग्लाइकोकैलिक्स, ऐसा नहीं कि हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखो बेटा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपका इसमें से भी मिलेगा। और दूसरा जो सेल वाला चैप्टर है ना, सेल के चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर दिया, वहां से भी दोनों को एक साथ ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि एक साथ कवर हो जाए, ठीक है। तो वहां से भी कुछ पार्ट मिलेगा। अब अगला लेयर है बेटा, इसका क्या बचा, सेल वॉल। अच्छा, एक बात बताओ, सेल वॉल लाइव स्ट्रक्चर है कि डेड स्ट्रक्चर होती है, डेड स्ट्रक्चर होती है। वेरी गुड, सेल वॉल क्या होती है, डेड स्ट्रक्चर होती है। ये देखो, ये सबसे पहली बात, अगर कोई भी चीज अगर स्ट्रक्चर डेड हो गई तो वो किसी भी चीज को आने जाने से रोक पाएगी क्या, वो सिर्फ तभी रोक सकती है, जैसे दरवाजा है बेटा, अगर दरवाजा अगर ओपन है तो उस साइज में जो भी चीज आएगा वो आराम से जा सकता है, वो साइज डिपेंडेंट मैनर में रोक सकता है। अगर साइज में फिट हो रहा है तो क्या होगा, पास हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो नहीं पास होगा। तो सेम चीज क्या है बेटा, सेल वॉल का भी है। याद रखो बेटा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि सेल के अंदर कोई भी चीज एंटर करेगी और सेल से कोई भी चीज बाहर जाएगी, इसके लिए जो मेन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, लाइव स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लाइव स्ट्रक्चर है। सेल वॉल जो है बेटा, चीजों को तभी रोक पाएगी जब उसका साइज जो है काफी बड़ा है, ठीक है ना। अगर साइज छोटा है, उसके पोर से पास हो सकता है, तो क्या होगा, वो अंदर चला ही जाएगा, उसको सेल वॉल रोक नहीं सकती, क्योंकि क्या है, वो डेड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। पहली चीज याद रखो। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, ये बैक्टीरियल सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी एंड शेप। बैक्टीरिया का जो एक पर्टिकुलर शेप और जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, सेल वॉल की वजह से होता है, ठीक है। मेन किसकी वजह से होता है, वो सेल वॉल की, ठीक है, ओके। अब ये बताओ बेटा, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज की। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, वेरी गुड, ये किसकी बनी होती है बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, किससे बनी होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस
एमाइनो एसिड, पॉलीसैकेराइड प्लस एमाइनो एसिड। तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है बेटा किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, या फिर किसकी बनी होती है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड एंड एमाइनो एसिड से बनी होती है। दूसरा ये भी लिख सकते हो आप उसको, ठीक है, ओके। अब ये देखो बेटा कि जो बैक्टीरिया जो है ना उसको सेल वॉल के बेसिस पे हम उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल आप उसको बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया क्या है बेटा? ग्राम पॉजिटिव। इसको हटा देते हैं बेटा, अभी क्या है प्रॉपर यहां आ जाएगा। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। एक ग्रुप है बेटा जो है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्रुप है ग्राम नेगेटिव। तो ये क्या है बेटा? ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? हाँ, वेरी गुड। एक क्या करेगा? एक होता है बेटा ग्राम स्टेन। एक क्या होता है? ग्राम स्टेन। स्टेन का नाम है ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन एक्चुअली केमिकली क्या होता है बेटा? क्रिस्टल वायलेट। ये क्या होता है बेटा? ग्राम स्टेन एक्चुअल में क्या होता है? क्रिस्टल वायलेट। ये तुम लोग प्रैक्टिकल किए थे कि नहीं अपने स्कूल में? करवाए थे कि नहीं? है क्या ये प्रैक्टिकल में है तुम्हारे, ठीक है ना। और एनसीईआरटी जो कुछ चैप्टर प्रैक्टिकल से भी पूछता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक देखो, एनसीईआरटी का जो पेपर है मतलब जो नीट का जो पेपर है वो आपके एनसीईआरटी की जो बुक से 90% चीजें वहां से उठाता है। 4-5% चीजें जो है एग्जाम्पलर से उठाता है, 5% के आसपास चीजें फिर जो वो प्रैक्टिकल की बुक से उठाता है, ठीक है ना। तो आपको सारी चीजें मिला के कवर करनी है, ठीक है। सिर्फ बुक देखोगे तो बहुत सारी चीजें स्किप, 10% के आसपास चीजें स्किप हो जाएंगी। तो ग्राम स्टेन क्या होता है बेटा? क्रिस्टल। इसका कलर क्या होना चाहिए? वायलेट कलर का होना चाहिए ना, नाम ही क्या है? क्रिस्टल वायलेट है। तो ग्राम स्टेन किस कलर का होता है? वायलेट कलर का होता है। अब सपोज करो बेटा ये दो, एक बैक्टीरिया है दूसरा बैक्टीरिया ये, इसके ऊपर आप क्रिस्टल वायलेट डाल रहे हो तो दोनों बैक्टीरिया किस कलर के हो जाएंगे? वायलेट का। भाई होली में अगर कलर डालते हैं, ग्रीन कलर डाले तो आप ग्रीन कलर के हो जाते हो ना। सेम चीज इसमें भी है बेटा। आपने क्या किया, इस पे कोई वायलेट कलर की डाई डाली तो क्या हो जाएगा? दोनों बैक्टीरिया वायलेट कलर के हो जाएंगे। अब क्या करोगे बेटा? इन दोनों बैक्टीरिया को डाई करने के बाद अब आप क्या करोगे? एसीटोन एंड अल्कोहल से वॉश कर दोगे। इससे वॉश करोगे? एसीटोन या एसीटोन और अल्कोहल, दोनों एक साथ नहीं, एसीटोन और अल्कोहल से वॉश करोगे। जब एसीटोन या अल्कोहल से वॉश करोगे तो देखोगे जो बेटा एक जो बैक्टीरिया है वो डाई को रिटेन कर रहा है, जिसपे मार्क किया हूं, सपोज करो ये जो है वायलेट कलर को रिटेन कर रहा है, और दूसरा जो ग्रुप वाला बैक्टीरिया बेटा जो वायलेट कलर को लूज कर दे रहा है। तो जो वायलेट कलर रिटेन कर रहा है वो क्या है? ग्राम पॉजिटिव, तो उसने ग्राम स्टेन को रिटेन किया। जो लूज कर रहा है वो क्या है? ग्राम नेगेटिव, ठीक है ना। तो सेल वॉल के कलरिंग के बेसिस पे वो क्रिस्टल वायलेट से किस तरह से कलर हो रही है उसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप है बेटा ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्रुप है ग्राम नेगेटिव, ठीक है ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है? क्रिस्टल वायलेट कलर को रिटेन करता है इवन आफ्टर वॉशिंग विथ अल्कोहल और एसीटोन, इवन आफ्टर वॉशिंग विथ अल्कोहल और एसीटोन। और ये जो है ये रिटेन नहीं करता है, ठीक है। उसका हम सैफरन डाई भी यूज करते हैं लेकिन अभी आपके काम का नहीं, ठीक है। बस इतना याद रखो, रिटेन कर रहा है वो ग्राम पॉजिटिव, जो रिटेन नहीं कर रहा है वो ग्राम नेगेटिव। अच्छा, तो ये कहाँ, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? बैक्टीरिया इस तरह के डिफरेंट कलरिंग एबिलिटी क्यों शो कर रहे हैं? डिफरेंट तरीके से कलर क्यों हो रहे हैं? क्या रीजन है? इसका मतलब है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल का कंपोजिशन है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का कंपोजिशन है वो अलग अलग है। तो क्या होता है बेटा अलग अलग? ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल होती है बेटा वो मेनली पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। मेनली क्या होती है? लिपिड बहुत कम होता है इसमें। क्या होता है? लिपिड जो है वेरी लेस होता है इसमें। जो फैट कंटेंट है ना वो क्या होता है? बहुत कम होता है। अच्छा, जो तुम्हारे काम की चीजें मैं वही बता रहा हूँ। अननेसेसरी लेयर बहुत ज्यादा थिक होती है, डबल लेयर्ड होती है, आउटर लाइप, वो तुमको नहीं याद रखना है। जो आपको नीट में पूछेगा, जो आपके लेवल पे पता होना चाहिए वो बता रहा हूँ, ठीक है। याद रखो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? जो पेप्टाइडोग्लाइकेन, समझ में आ रहा है ना कोड? पेप्टाइडोग्लाइकेन
और किसका बना होता है? सिर्फ लिपिड बहुत लेस अमाउंट में होता है, लिपिड कंटेंट होता है लेकिन क्या होता है? बहुत लेस अमाउंट में होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है बेटा, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन तो होता ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, साथ ही साथ लिपिड भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। लिपिड कंटेंट भी क्या होता है? वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वो अलग होती है। स्टेनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग होती है। उसके अलावा ध्यान रखो बेटा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोस्टली क्या होते हैं? ये पैथोजेनिक मतलब ये होता है जिससे डिजीज होती है। मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं? ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, इनसे डिजीज होती है, ठीक है। जबकि ग्राम पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया सेप्रोफिटिक होते हैं, तो मोस्टली क्या है? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, डिजीज नहीं करते हैं। अच्छा, जो डिजीज करेगा वो पैरासिटिक होगा ना, डिजीज करेगा वो क्या होगा? पैरासिटिक होगा। जो डिजीज नहीं करे वो कर रहा है वो मेनली क्या है? सेप्रोफिटिक है, ठीक है। अभी न्यूट्रिशन में एक बार करवाऊंगा, आऊंगा तो सेल वाला आया समझ में? ओके, अब आते हैं बेटा अगली लेयर क्या है इसकी? अगली लेयर जो है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रूटीन बेटा आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या जानते हो? क्या क्या पता है तुम लोग को? वेरी गुड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की। तो क्या होगा? लाइपोप्रोटीन। हाँ, फास्फोलिपिड ठीक बोल रहा है, लेकिन लिपिड एंड प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं बेटा मिला के? लाइपोप्रोटीन। फास्फोलिपिड भी ठीक है, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है, वो भी ठीक बोल रहा है। इसके बना होता है लिपिड एंड प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। तो बैक्टीरिया जैसे हमने देखा, जो रूटीन जो प्लांट की जो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। अगर मैं बोलूं यूकेरियोटिक की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन की बनी है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? ये भी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो याद रखो बेटा, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड यूकेरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों क्या होती हैं बेटा? सिमिलर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए देखो विटकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्राइटेरिया नहीं है क्लासिफिकेशन का, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू आउट सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? सेम होती है। इसीलिए हम इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? एक जैसी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जैसा ही स्ट्रक्चर, इसीलिए हम इसको यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज याद रखो कि चाहे बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे और किसी ऑर्गेनिज्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, वो सब एक जैसी होती है, वो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई, ठीक है। उसके अलावा याद रखना है बेटा कि जो बैक्टीरिया की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये क्या होता है बेटा? सर्टेन प्लेसेस पे ये अंदर की तरफ ऐसे इनफोल्डिंग शो करती है, अंदर की तरफ जो है बेटा फोल्ड हो जाती है। ये इस इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड। ये क्या है बेटा? मीजोसोम। ये क्या है बेटा? मीजोसोम, ठीक है ना। तो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट फोल्ड टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, इट इनफोल्ड टुवर्ड द साइटोप्लाज्म। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? मीजोसोम। इसका फंक्शन क्या होता है? वेरी गुड। इसका क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अब सरफेस एरिया बढ़ने का फायदा क्या होगा? हाँ, स्पेस ज्यादा मिल गया। वेरी गुड। स्पेस ज्यादा मिलने से और क्या बोला बेटा? पहले टर्म क्या यूज किया तुमने? वेरी गुड। क्या होता है बेटा? जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ाया, अब आपका जगह मिल गया ना, अब आप पढ़ने के लिए आपने अलग जगह निकाल दी है, कुकिंग के लिए अलग जगह निकाल दिया, सोने के लिए अलग कमरा, तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग स्पेस आ गया। सेम चीज इसमें क्या हो रहा है? सरफेस एरिया सेल का बढ़ गया, तो सेल की जो डिफरेंट एक्टिविटी करने के लिए क्या करता है? ये स्पेस मिल जाता है। तो सेल की जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, वो कहाँ होने लगती है? मीजोसोम में ही होने लगती है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कहाँ होने लगती है? मीजोसोम में। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम की जरूरत होती है, वो कहाँ होगा? यही होगा। सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए भी क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। ये क्या सरफेस एरिया बढ़ गया, तो यहाँ बहुत सारे एंजाइम आ गए, इसीलिए क्या करता है? मीजोसोम क्या कर रहा है? ये सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रहा है। और क्या करता है? ये
उसके अलावा क्या होता है बेटा, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम भी स्टोर्ड होते हैं। क्या होता है इसमें? रेस्पिरेटरी एंजाइम भी स्टोर्ड होते हैं, इसीलिए क्या करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन भी होता है। इसीलिए मीजोसोम को हम बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया। मीजोसोम को कई बार हम क्या टर्म यूज करते हैं, बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो सिंपल सा याद रखो, इन फोल्डिंग ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज मीजोसोम। मीजोसोम क्या कर रहा है, सेल का सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा है। इस सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, उस मीजोसोम में बहुत सारे एंजाइम कलेक्ट हो जा रहे हैं। उस एंजाइम की वजह से वहाँ बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी पॉसिबल हो पा रही है। क्या क्या हो रही है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। उसके अलावा किस में करता है, ये सेल डिवीजन में भी, बैक्टीरियल सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लॉजिक से जाओगे ना, चीजें ध्यान रहेंगी। अल्टीमेटली बॉटनी याद ही करना है, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो मीजोसोम का फंक्शन समझ में आया, क्या करता है ये। ठीक है, और बाकी एक दो चीजें और हैं, वो तुमको जब क्वेश्चन दूंगा क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगा। ठीक है ना, जो चीजें मैं छोड़ रहा हूँ जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, वो क्वेश्चन में हम ऐड करेंगे उसको। ठीक है, ओके। ये था बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आते हैं बेटा बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रक्चर और। ये सेल वॉल है बेटा, इसके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा हूं मैं। हाँ, नहीं सीलिया बेटा बैक्टीरिया में होता ही नहीं है। बैक्टीरिया में सिर्फ फ्लैजिला मिलेगा, सीलिया होता ही नहीं है। याद रखना, बैक्टीरिया में कभी सीलिया नहीं मिलेगा। सीलिया जो है यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। बैक्टीरिया में आपको फ्लैजिला मिलता है लेकिन सीलिया नहीं मिलेगा। ये जो है ना बेटा, ये जो है पाइली है। ये क्या है, पाइली है। और ये जो है बेटा फिम्बरी है। ये क्या है, फिम्बरी है। तो बैक्टीरिया से क्या होता है बेटा, तो बैक्टीरिया के सरफेस पे आप देखोगे ना, कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। देखो पाइली बेटा, देखो एक चीज नोटिस करोगे, इसका नंबर जो है वो इसके कंपेयर में थोड़ा कम है। फिम्बरी के कंपेयर में क्या है बेटा, नंबर कम है। दूसरा जो बेटा, पाइली की थिकनेस क्या है, ज्यादा है। पाइली थिकनेस ज्यादा। तीसरी चीज, पाइली की लेंथ भी जो फिम्बरी के कंपेयर में क्या है बेटा, ज्यादा है। फोर्थ चीज याद रखोगे जो बेटा, पाइली जो है ना वो हॉलो स्ट्रक्चर है। पाइली क्या है, हॉलो स्ट्रक्चर। देखो ये जो है ना, इसके थ्रू कुछ चीज जो है यहां से निकलेगी और इधर पास हो सकती है। जबकि फिम्बरी क्या है बेटा, ये मोर इन नंबर है। ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। और लेंथ क्या है वो पाइली के कंपेयर में लेस है। ठीक है, तो याद रखो बैक्टीरिया के सरफेस पे कुछ आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं। इसमें से जो कुछ प्रोजेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, लॉन्गर हैं, थिकर हैं एंड हॉलो हैं। उनको हम क्या बोल रहे हैं, पाइली। कुछ क्या है बेटा, शॉर्टर हैं, सॉलिड हैं एंड फ्यूअर इन नंबर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फिम्बरी। जो पाइली होता है बेटा, आप देखो कोई भी चीज जो है इस पाइली के थ्रू एक से दूसरी जगह जा सकता है। तो पाइली क्या होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में काम आता है। पाइली क्या करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करता है। इसलिए पाइली का मेन काम क्या है, कॉन्जुगेशन। पाइली किस में हेल्प करता है, तो जिस भी बैक्टीरिया में पाइली प्रेजेंट है वो क्या कर सकता है, वो कॉन्जुगेशन कर सकता है। आ रहा है समझ में, पाइली किस में हेल्प करता है, कॉन्जुगेशन में। जो फिम्बरी है बेटा, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करता है। क्या करता है, अटैचमेंट विद सरफेस। ये फिम्बरी जो है बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से अटैच करवाता है। ठीक है, अच्छा तो किस टाइप के बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करने की टेंडेंसी होगी, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें पाइली प्रेजेंट है, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें फिम्बरी प्रेजेंट हो।
फिमरी प्रेजेंट, वेरी गुड। क्यों बेटा? क्योंकि बैक्टीरिया को पहले बॉडी के अंदर एंटर करना है। एंटर करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? उसको अटैच करना होगा सरफेस से। अटैच किसके थ्रू करेगा? फिमरी। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? फिमरी प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो इसके थ्रू अटैच होते हैं और फिर वो अगली बाकी चीजें करना स्टार्ट करते हैं। आया समझ में? तो फिमरी का मेन रोल क्या है बेटा? अटैचमेंट विद द सरफेस। पाइली का मेन रोल क्या है बेटा? ये कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा है। किस में हेल्प कर रहा है ये? कॉन्जुगेशन में। उसके अलावा क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया से 1 to many elongated स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। 1 to many elongated स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। और साथ ही साथ याद रखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बैक्टीरिया को लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया को लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ये फ्लैजिला है। ये स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैजिला है। ठीक है। अच्छा, अगर बैक्टीरियल फ्लैजिला की अगर हम बात करें, अच्छा ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी है ना, इसको ध्यान रखना। बैक्टीरिया की फ्लैजिला की अगर मैं बात करूं, यहां बना रहा हूं बेटा अलग से। बैक्टीरियल फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं बेटा। ये जो पार्ट है बेटा, ये बेसल बॉडी है। अच्छा, इसको याद करना है बेटा ना, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बैक्टीरियल फ्लैजिला के क्या होते हैं बेटा? 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या है बेटा? बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी जो है ना, सेल इन्वेलोप में इम्बेडेड होता है। किसमें इम्बेडेड होता है? सेल में। उसके साथ ये बेसल बॉडी इम्बेडेड होता है। ये जो पार्ट दिख रहा है बेटा, ये क्या है बेटा? फिलामेंट। जो टॉप में जो पार्ट बाहर निकला हुआ है, ये क्या है बेटा? ये पार्ट फिलामेंट है। फिलामेंट को जो पार्ट बेसल बॉडी से अटैच कर रहा है, वो पार्ट क्या है बेटा? हुक। तीसरा पार्ट क्या है? हुक। तो याद रखो बेटा, बैक्टीरियल फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं। एक क्या है? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या कर रही है? फ्लैजिला को सेल इन्वेलोप से कनेक्ट कर रही है, उससे अटैच कर रही है। ठीक है। जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, इलॉन्गेटेड पार्ट है बेटा, वो क्या है? इसका फिलामेंट है। फिलामेंट एंड बेसल बॉडी, जिस पार्ट के बेसल बॉडी से फिलामेंट को जो पार्ट अटैच कर रहा है, वो क्या है? हुक है। और याद रखो बेटा, जो फिलामेंट होता है ना, एक तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलके बना होता है। फिलामेंट क्या होता है? एक तरह के, अच्छा ये लोकोमोशन करवाना है ना, हमारी बॉडी में मसल हमको मूव करवाती है। मसल से हम क्यों मूव कर पाते हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मसल्स की एबिलिटी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो वैसे ही फ्लैजिला में भी कुछ एबिलिटी होनी चाहिए ना, जिससे कॉन्ट्रैक्ट करे। तो फ्लैजिला में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? फ्लैजिलीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? फ्लैजिलीन। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, वो है फ्लैजिलीन। ये तुमको ना बेटा सब तुम लोगों ने, अच्छा बुकलेट मिलेगी, उसमें मिलेगा सर। ठीक है, बुकलेट में सारा दिया हुआ है। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन खोजना पड़ेगा आपको। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किसका बना होता है? फ्लैजिलीन। अच्छा, अब सेम चीज ना यूकैरियोट्स जब पढ़ाऊंगा तो उस समय ध्यान रखना, उस समय यूकैरियोटिक फ्लैजिला को हम बैक्टीरियल फ्लैजिला से हम कंपेयर करेंगे। उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, उसमें बेसल बॉडी में ऐसे रिंग नहीं मिलते हैं। उस समय मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, उसका उस समय हम कंपेयर करेंगे। अभी बस इसका बेसिक स्ट्रक्चर याद रखो। ठीक है, और बस एक चीज यहाँ और ध्यान रखो बेटा, जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है ना, वो रोटेटरी मूवमेंट करता है। ये क्या करता है बेटा? रोटेशन वाला मूवमेंट करता है। ये क्या करता है? रोटेशन। इसका मूवमेंट कैसा होता है? रोटेशन। और उस रोटेटरी मूवमेंट से बैक्टीरिया को मूव करवाता है। ठीक है ना, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो अंडुलेटिंग मूवमेंट है, वो कैसा होता है? अंडुलेटिंग। ये जो इस तरह से रोटेट करेगा, ये क्या है? अंडुलेटिंग मूवमेंट। यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ये भी उस समय जब कंपेयर करेंगे तब उस समय ध्यान रखेंगे। तो ये बेटा बैक्टीरिया के सरफेस के स्ट्रक्चर। सरफेस पे सबसे पहले हमने क्या देखा? सेल इन्वेलोप। सेल इन्वेलोप में क्या देखा? ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। स्लाइम लेयर किस में हेल्प कर रहा है? एडेशन में। कैप्सूल प्रोटेक्शन में, इम्यून सिस्टम से हमको बचा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकेन।
पॉलीसैकेराइड एंड एमाइनो एसिड की बनी हुई। जो सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है ना, क्रिस्टल वायलेट के स्टेन को रिटेन कर रही है, ग्राम पॉजिटिव इवन आफ्टर वॉशिंग विथ एसीटोन एंड अल्कोहल, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है मेनली किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। लिपिड क्या होता है? वेरी लेस। ग्राम नेगेटिव पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड लिपिड, लिपिड का भी अच्छा खासा अमाउंट होता है, ठीक है ना। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोस्टली क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं। ग्राम पॉजिटिव मोस्टली सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली लेयर हमने क्या देखी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यूकेरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स है, सबकी क्या होती है? सेम होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है वो क्या है? मीजोसोम है। उसमें क्या होता है? एंजाइम्स आ जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया की जितनी भी रिएक्शन है सब कहाँ होने लगेंगी? मीजोसोम में होने लगेंगे। साथ ही साथ क्या होता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी होते हैं, इसीलिए क्या है वो? बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया है, कॉन्ड्राइड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्राइड। ये सारी चीजें मैं क्वेश्चन के लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा तुम लोग भी खुद पढ़ो, ठीक है। हर चीज यहाँ स्पून फीड नहीं करे, कुछ कुछ चीजें मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, इसको मैं क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? हमने और देखा कि जो बाहर की तरफ बैक्टीरिया में जो प्रोजेक्शन है, एक जो प्रोजेक्शन है बेटा लॉन्गर है, हॉलो है, ठीक है ना, लॉन्गर है और हॉलो है। ये क्या है? पाइली है। ये किस में हेल्प कर रहा है? कॉन्जुगेशन में। दूसरा जो प्रोजेक्शन है बेटा शॉर्टर है एंड सॉलिड है, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है? एडहेशन में, अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ज्यादातर क्या मिलेगा आपको? फिम्ब्री मिलेगा, ठीक है ना। कई बुक में फिम्ब्री को शॉर्ट पाइली भी लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक में फिम्ब्री को शॉर्ट पाइली भी लिखा है, लेकिन आपको क्या याद रखना है? फिम्ब्री, क्योंकि एनसीईआरटी क्या लिख रही है? फिम्ब्री लिख रही है, हमको यही याद रखना है। उसके अलावा हमने देखा एक और चीज है बेटा, तो बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करती है, वो क्या है? फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिला के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी के थ्रू क्या होता है? बैक्टीरियल फ्लैजिला सेल एनवेलोप से अटैच होता है, और जो इसका जो फिलामेंट वाला जो पार्ट है, जो बाहर प्रोजेक्टेड पार्ट है, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है, वो क्या होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। और बैक्टीरियल फ्लैजिला किस तरह की मूवमेंट करता है? रोटेटिंग मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हमको अभी तक हमको ध्यान रखनी है, और मोस्टली क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं। ये देखो बेटा, ये सेल वॉल है, और ये जो है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बेटा एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। एक स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये बैक्टीरिया का लाइसोसोम है। ये क्या है? बैक्टीरियल लाइसोसोम है। ये सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? एक स्पेस प्रेजेंट है, जिस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इस स्पेस में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत सारे हार्मफुल चीजें जो बैक्टीरिया के लिए, जो इसके काम की चीजें नहीं, तो उनको क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है। इसीलिए जो बैक्टीरिया का जो लाइसोसोम है एक्चुअल में क्या है बेटा? ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ठीक है। अच्छा, जो बैक्टीरिया जो है बेटा, उसमें आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है ना। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये बैक्टीरियल डीएनए है, या बैक्टीरियल क्रोमोसोम बोलोगे। ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है ना। तो जो बैक्टीरियल डीएनए जो है बेटा, वो क्लासिकली क्या होता है बेटा? सर्कुलर, क्या होता है? सर्कुलर डबल स्टैंड होता है कि सिंगल स्टैंड होता है? डबल स्टैंड होता है। और क्या होता है बेटा इसमें? हिस्टोन प्रोटीन होता है कि नहीं होता है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। हिस्टोन की जगह क्या होता है? पॉलीएमीन्स। हिस्टोन की जगह जिसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है?
पॉलीएमीन। तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में अगर आप देखोगे बेटा तो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये डबल स्ट्रैंड है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। हिस्टोन की जगह क्या प्रेजेंट है? पॉलीएमीन प्रेजेंट है। ये क्या है बेटा? बैक्टीरियल डीएनए। याद रखो बेटा, जो बैक्टीरियल डीएनए जो होता है ये जो, इसको हम जीनोफोर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जीनोफोर। अच्छा, यूकेरियोटिक सेल होती तो क्या होता? इस डीएनए के चारों तरफ क्या होता? नहीं, वो तो डीएनए के साथ होता है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती कि नहीं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ना, तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है? नहीं। देखो प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियन नाम में ही लिखा है, प्रोकैरियन। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, प्रो मतलब प्रिमिटिव। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है। उसका मतलब क्या? प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ क्या है? मेम्ब्रेन नहीं है। रूटीनली क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए ना। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है, उसका जो बैक्टीरियल डीएनए जो है वो नेकेड रहता है, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरी चीज क्या एब्सेंट है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। हिस्टोन प्रोटीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डीएनए कंडेंसेशन के लिए। हिस्टोन प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डीएनए के कंडेंसेशन के लिए। और डीएनए जब कंडेंस होता है तो क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। आ रही बात समझ में? इसीलिए याद रखो कि बैक्टीरिया में कभी भी ट्रू क्रोमोसोम नहीं बन पाता है, क्योंकि उसमें हिस्टोन है ही नहीं। तो क्या होगा? वो कंडेंस होगा ही नहीं, बहुत ज्यादा कंडेंस हो ही नहीं पाता। अगर कंडेंस नहीं हुआ तो क्या होगा? वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं बना पाएगा। ठीक है ना? बैक्टीरिया में जो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है उसकी जगह एक बेसिक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीएमाइन। ठीक है ना? इसको याद रखना, पॉलीएमाइन याद रखना। उसके अलावा याद रखो बेटा कि कुछ बैक्टीरिया में जो इस डीएनए के अलावा एक और स्मॉलर साइज का सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। बैक्टीरिया में जो मेन डीएनए है उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा डीएनए होता है। वो भी क्या होता है बेटा? सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंड होता है। ये जो एक्स्ट्रा डीएनए इसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड। ये क्या है बेटा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का क्या काम है? हाँ, वेरी गुड। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल एक प्रॉपर्टी है इसकी। हाँ, वेक्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक बोल रहे हो। बायोटेक का है। देखो प्लाज्मिड, ये क्वेश्चन उठता है कि ये तो ऑलरेडी डीएनए था, दूसरे डीएनए की हमको जरूरत क्यों? इसका कंसेप्ट ये है कि बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जरूरत है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या चाहिए? उसको एंजाइम चाहिए। तो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जो एंजाइम चाहिए उसके जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इस मेन डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जो जीन चाहिए होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो मेन डीएनए। लेकिन क्या होता है, बैक्टीरिया में कई बार बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ जाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट आ गया, जैसे पाइली का फॉर्मेशन। पाइली जरूरी नहीं है सर्वाइवल के लिए बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं होती उसको, ठीक है ना? तो पाइली उसके लिए जरूरत ही नहीं है। तो याद रखो प्लाज्मिड में क्या होता है बेटा? नॉन एसेंशियल जीन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल जीन प्रेजेंट होते हैं। और जो नॉन एसेंशियल जीन है वो जिस तरह का कैरेक्टर इम्पार्ट करते हैं, जिस तरह का कैरेक्टर वो देते हैं, उसके बेसिस पे हम प्लाज्मिड को वेरियस टाइप में डिवाइड करते हैं। जैसे प्लाज्मिड का एक टाइप होता है बेटा आर फैक्टर। प्लाज्मिड का एक टाइप होता है जिसको हम लिखते हैं आर फैक्टर। आर फैक्टर मतलब रेसिस्टेंट फैक्टर। तो ऐसा प्लाज्मिड जो आर फैक्टर प्लाज्मिड है वो क्या करेगा? बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक अगेंस्ट क्या कर देगा? रेसिस्टेंट कर देगा। दूसरा एक और होता है बेटा एफ फैक्टर। प्लाज्मिड का एक और टाइप है, जो दो ही टाइप आपको पढ़ना है। दूसरा है वो एफ फैक्टर। एफ फैक्टर जो फर्टिलिटी फैक्टर, ये क्या है? फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर की वजह से क्या होता है बेटा? पाइली बनता है। इसकी वजह से क्या बनता है? पाइली बनता है। अगर पाइली बनेगा तो क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखो बेटा, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया में है वो क्या है? वो प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या करता है कि ये कुछ बैक्टीरिया कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर देता है, ठीक है ना? वो एक्स्ट्रा फीचर के बेसिस पे हम प्लाज्मिड को वेरियस टाइप में डिवाइड करते हैं। बहुत सारे टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, आपको लेकिन दो ही याद रखना है। एक प्लाज्मिड है वो है आर प्लाज्मिड। अगर बैक्टीरिया में आर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा बेटा? वो एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट प्रोवाइड करेगा।
और अगर बैक्टीरिया में एफ फैक्टर या एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो पहली फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और वो क्या करेगा, वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बैक्टीरियल डीएनए के दो पार्ट आपको याद रखना, एक मेन डीएनए, दूसरा है प्लाज्मिड डीएनए। बाकी बायोटेक में इसके जो रोल है उसको भी मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है, बायोटेक जब हम पढ़ेंगे उस समय फिर इसके बाकी रोल फॉर्म करेंगे। ठीक है, उसी समय फिर हम ईपीसोम भी पढ़ेंगे, ईपीसोम का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी तक क्लियर है? कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। अभी तक में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। अब जितनी चीजें बता रहा हूँ बेटा सारी ना आपके एनसीईआरटी से ही कवर्ड है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं। अब आ जाओ बेटा, और बैक्टीरिया में और क्या होता है, और कोई स्ट्रक्चर? वेरी गुड। क्या होता है बैक्टीरिया में, क्या होता है बेटा? राइबोसोम। अच्छा, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है? क्लासिकल जैसा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता। गोल्गी एपेटस नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सारे क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलते हैं, तो राइबोसोम क्यों मिल रहा है? वेरी गुड। याद रखो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जिसमें जैसे तुम गोल्गी एपेटस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। तो जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, राइबोसोम क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल राइबोसोम किस टाइप का होता है, 70S। 80S जो यूकेरियोट में मिलता है। बैक्टीरियल राइबोसोम कैसा होता है, 70S। इसके दो सब यूनिट 50 एंड 30। इसके दो सब यूनिट क्या होंगे, 50 एंड 30। चलो, तो सेल बायोलॉजी में आएगा, सेल में फिर से आएगा। लेकिन बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइम होता है। अच्छा, इसमें पॉलीसोम का मतलब क्या होता है बेटा? पॉलीसोम क्या होता है बताओ, ठीक बोल रहे हो? पॉलीसोम many ribosome attached with a single mRNA strand. Many ribosome attached with a single ribosome. इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। अच्छा, पॉलीसोम का मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है इसका मतलब क्या, अगर पॉलीसोम बन रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसलेशन चल रहा है। ठीक है ना, तो पॉलीसोम का मतलब होता है कि मेनी राइबोसोम आर अटैच विद ए सिंगल एमआरएनए से। सिंगल एमआरएनए से जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीसोम। ठीक है, ओके। उसके अलावा और क्या होता है बेटा बैक्टीरिया के अंदर, और क्या मिलेगा, क्या चीज बेटा, क्रोमैटोफोर। वेरी गुड। क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में बैक्टीरियल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है ना, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा क्रोमैटो, इसको हम बोलेंगे क्रोमैटोफोर। अच्छा, क्रोमैटोफोर किस किस तरह के बैक्टीरिया में मिलना चाहिए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। क्रोमैटोफोर किस में मिलेगा, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ में। तो फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया के एग्जांपल दो मेरे को। सबसे पहला बेटा साइनोबैक्टीरिया। वेरी गुड। तो क्रोमैटोफोर किस में मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया में। और किस में मिल सकता है, वेरी गुड, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। वेरी गुड। और एक और बता दो, और क्या बेटा, ये साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही है, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बिल्कुल ठीक है, और पर्पल बैक्टीरिया। और क्या है, पर्पल बैक्टीरिया। तो अभी इसका तीनों नाम याद रख लो क्योंकि एनसीईआरटी में यही तीन नाम दिया है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जांपल क्या क्या है, सबसे पहला साइनोबैक्टीरिया, दूसरा क्या है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तीसरा क्या है पर्पल बैक्टीरिया, तीसरा है पर्पल बैक्टीरिया।
ठीक है। अच्छा, इसमें से याद रखो बेटा, जो साइनोबैक्टीरिया है ना, ये अलग ही क्लास है, बैक्टीरिया के एक अलग ही ग्रुप है। ये जो दो है ना, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया में आते हैं। किस में आते हैं ये दोनों जो है यू बैक्टीरिया में आते हैं। और जबकि साइनोबैक्टीरिया जो है ये एक अलग ही ग्रुप है ये, ठीक है ना, यू बैक्टीरिया में नहीं आता है। अच्छा, अब देखो साइनोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यू बैक्टीरिया ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। दोनों की फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है? वेरी गुड। ये जो साइनोबैक्टीरिया क्या करता है बेटा, ये जब भी फोटोसिंथेसिस करेगा यहां से ऑक्सीजन रिलीज होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन रिलीज होगी। जो यू बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा, यहां ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। यू बैक्टीरिया जब भी फोटोसिंथेसिस करेगा वहां ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। यहाँ होती है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगा मैं, आएगा तो, ठीक है ना, उस समय आएगा, लेकिन जस्ट इसको रिवाइव करता चल रहा हूँ क्योंकि ड्रॉपर में उतना तो पढ़ा हुआ होना चाहिए। पढ़ा हुआ है कि नहीं एक आध बार है, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया जो है बेटा, जब भी फोटोसिंथेसिस करता है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है ना। जबकि यू बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया, ये जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। क्यों? अच्छा, फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन आती कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड से कि वाटर से? तो देखो अभी मैं एक बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसको मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। CO2 + H2O, इससे ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन निकल रही है, यही है ना, प्लस वाटर भी निकलता है। अभी मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें जो ऑक्सीजन आ रही है बेटा फोटोसिंथेसिस में, ये कहाँ से आ रही है? वाटर से आ रही है। अगर बेटा यहाँ H2O की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन डोनर जो है वाटर की जगह क्या हो जाए? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाए, तो क्या होगा? हाइड्रोजन तो इससे जुड़ गया और फिर ऑक्सीजन की जगह क्या रिलीज होगी? सल्फर रिलीज होगी। तो क्या हो गया? अब देखो ये जो है ना, ये ग्रीन सल्फर एंड पर्पल बैक्टीरिया एग्जैक्टली यही करते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन डोनर है वो वाटर ना होके क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तब वहां पर क्या होगा? क्या रिलीज होगा? सल्फर रिलीज होती है, वहां ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, ठीक है। तो देखो अभी हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया के जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटोफोर। याद रखो एक तरह की थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट में थाइलेक्वाइड पढ़ा होगा ना, जिस मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेटा, ये सेम जो है क्रोमेटोफोर है, जिसमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है बेटा, ये क्रोमेटोफोर जो है आपको जो साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया में मिलते हैं। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन डोनर क्या है? वो वाटर है। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन डोनर क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया का मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए होता है। साइनोबैक्टीरिया का जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो मेनली क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। इसीलिए वो वाटर को ले रहा है, इसमें क्लोरोफिल ए नहीं प्रेजेंट होता है। तो देखो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आपके पास दो हैं, एक साइनोबैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया में चूंकि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, इसीलिए क्या कर रहा है? वो वाटर को ले रहा है और उसको स्प्लिट कर रहा है। जो बाकी जो यू बैक्टीरिया है बेटा ना, उसमें क्लोरोफिल ए है ही नहीं। अगर क्लोरोफिल ए नहीं है तो क्या होगा? वाटर को स्प्लिट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वहां पर क्या होगा? आपको ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो वो ड्रॉपर में ना आपको कोरिलेट करना आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बायो के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो चार चीजों को एक साथ दे रहा है, वो उसमें तो टाइम कंज्यूम कर दे रहा है, ठीक है। तो आपको A B C D आपको जोड़ना आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज चीजें डिफिकल्ट होंगी। और लास्ट तक चलते चलते बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एसोसिएट करनी पड़ेंगी। तो आया समझ में? क्रोमेटोफोर होता है, और क्या होता है इसमें बैक्टीरिया में? वेरी गुड। एक और चीज होती है बेटा, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी भी मैं करवा रहा हूं। उससे पहले देखो, जब हम फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बात कर रहे हैं, वैसे बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं गैस वैक्यूम। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस वैक्यूम। ऑब्वियसली इसके अंदर गैस फील्ड होती है और ये बैक्टीरिया को बायंसी में हेल्प करती है। और गैस वैक्यूम याद रखो बेटा, किस में प्रेजेंट है?
फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जांपल क्या क्या है? साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया। तो क्रोमेटोफोर किस में मिल रहा है? फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। गैस वैक्यूल किस में मिल रहा है? फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है कि जो गैस वैक्यूल जो है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और चूंकि सेल के अंदर है तो ऐसा लगा यूनिट मेम्ब्रेन से बनी हुई स्ट्रक्चर होगी। इसकी मेम्ब्रेन भी किसकी बनी होनी चाहिए? यूनिट मेम्ब्रेन से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो गैस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है वो नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होती है। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। गैस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब क्या है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा उसका स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, गैस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है क्या है बेटा? वो नॉन यूनिट मेम्ब्रेन है। वो क्या है? नॉन यूनिट मेम्ब्रेन है। ठीक है, ओके। अब लास्ट चीज इसमें जो आपने बोला है वो क्या है? इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी ये क्या होता है बेटा? वेरी गुड, स्टोरेज ग्रेन्यूल। अब बैक्टीरिया भी कुछ चीजों को स्टोर करके रखेगा ना, बैक्टीरिया भी क्या होगा? कुछ चीजों को स्टोर करके रखेगा। तो इंक्लूजन बॉडी एक्चुअल में क्या है बेटा? स्टोरेज ग्रेन्यूल है। क्या है? स्टोरेज ग्रेन्यूल है। मेनली आपको दो चीज याद रखो, एक होती है तुम्हारी ग्लाइकोजन, एक होती है ग्लाइकोजन, दूसरी होती है ग्लाइकोजन एंड वॉल्यूटिन। वॉल्यूटिन मेनली क्या होती है? फॉस्फेट। बैक्टीरिया में क्या होती है बेटा? इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? ये बैक्टीरिया कुछ चीजों को स्टोर करके रखता है। बैक्टीरियल सेल क्या होती है? कुछ चीजों को ये स्टोर करके रखती है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगी किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो गए। दूसरा क्या होता है बेटा? वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल। ठीक है ना, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल। इसमें क्या स्टोर होता है? फॉस्फेट होता है। याद रखो बेटा, कई बार वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल में आपको आरएनए भी दिया होता है कि आरएनए को स्टोर कर रहा है। आरएनए में क्या फॉस्फेट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ना, होता है कि नहीं? उसमें आरएनए के बेस में फॉस्फेट होता है। तो कई बार किसी किसी बुक में वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल में क्या दिया हुआ है? आरएनए दिया हुआ है, लेकिन मेनली क्या है? वो किसका स्टोरेज है? वो फॉस्फेट का। ठीक है, तो देखो अब बैक्टीरिया के जो इनसाइड स्ट्रक्चर है बेटा, हमने क्या क्या देखा? इनसाइड में क्या क्या स्ट्रक्चर आपको मिल रहे थे? सबसे पहले बैक्टीरियल डीएनए हमने देखा, एक था मेन डीएनए, दूसरा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को फिर हमने देखा आर प्लाज्मिड एंड एफ प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड क्या कर रहा था? बैक्टीरियल रेसिस्टेंट, एंटीबायोटिक अगेंस्ट। ठीक है ना। एफ प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा था। ओके, उसके अलावा बैक्टीरिया के अगर और अंदर आओगे तो आपको क्या मिल रहा था? राइबोसोम, 70S टाइप का राइबोसोम मिल रहा था। और जब एक मेनी राइबोसोम जो है सिंगल एमआरएनए से अटैच हो जाएंगे तो क्या बना ले रहे हैं? वो पॉलीसोम बना ले रहे हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया में और क्या मिला बेटा? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर किस में मिल रहा है बेटा? फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में। ठीक है ना। फोटो ऑटोट्रॉपिक में जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजेनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। यू बैक्टीरिया जो है वो क्या है? वो एनऑक्सीजेनिक है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट है। उसके बाद और क्या मिल रहा है बेटा? इसमें फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में क्या मिलता है? गैस वैक्यूल मिलता है। गैस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? वो नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद हमने देखा इसमें इंक्लूजन बॉडी होती है। इंक्लूजन बॉडी एक्चुअल में स्टोरेज ग्रेन्यूल है। और ये भी याद रखो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्या है ये? नॉन मेम्ब्रेनस। ऐसा नहीं कि मेम्ब्रेन बाउंड है, क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया की जो स्टोरेज ग्रेन्यूल है क्या है? वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। दो चीज याद रखना है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल एंड फॉस्फेट ग्रेन्यूल। फॉस्फेट ग्रेन्यूल को कई बार हम वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल भी हम बोलते हैं। वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल का भी इसने नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? बैक्टीरिया का बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। क्या बेटा? वॉल्यूटिन, पॉलीसोम। ओके, पॉलीसोम कुछ नहीं है बेटा। राइबोसोम का फंक्शन क्या है पता है बेटा?
हाँ, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है कि नहीं? राइबोसोम तो देखो बेटा 2 यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर यूनिट होता है और एक क्या होता है? लार्जर यूनिट। ये दोनों यूनिट क्या होते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म में अलग अलग पड़े होते हैं, एक साथ कंबाइंड नहीं रहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें एमाइनो एसिड का सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? एमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है ना, कि पहले क्या आएगा? ग्लाइसिन आएगा, हिस्टिडीन आएगा। जो एमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ रखी होती है? न्यूक्लियस में, जो डीएनए के पास जीन, आपका जीन वही तो है। तो जो प्रोटीन किस तरह का बनेगा उसमें एमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ कंटेंड है? न्यूक्लियस में। उसको प्रोटीन लेकिन बनना कहाँ है? साइटोप्लाज्म में आके बनना है। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू आ रही है? मैसेंजर एमआरएनए। तो क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस में मैसेंजर एमआरएनए बना और वो क्या होता है? वो साइटोप्लाज्म में आता है। जैसे ही साइटोप्लाज्म में आता है, राइबोसोम के लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट इससे क्या हो जाते हैं? कंबाइंड हो जाते हैं। तो अगर एक एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम कंबाइंड हो जाएंगे, सिर्फ एक ही कंबाइंड नहीं होगा, एक एमआरएनए से क्या होंगे? बहुत सारे राइबोसोम कंबाइंड हो जाएंगे। तो जब ये होता है, एक एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम जब कंबाइंड होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम। और ये तब होता है बेटा जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, जब ट्रांसलेशन हो रहा हो, उसी समय होता है, ठीक है ना? प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है जब ट्रांसलेशन हो रहा हो, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अच्छा, श्रेया। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बता मेरे को। अच्छा देखो, किसी को मैं यहाँ देखो किसी का नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? और मेरा काम ही यही है बेटा कि आप लोग का लेवल इंप्रूव करना। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वीक है तो थोड़ा आप एटलीस्ट सिलेक्शन लायक हो जाओगे। देखो, नीट जो एक ऐसा एग्जाम है जो कोई हर बच्चा सेलेक्ट हो सकता है अगर आपकी स्ट्रेटेजी से, खासकर सीजी में, ठीक है? सीजी में तो आराम से निकल, 560 मार्क्स में एक सीट मिल जा रही, तुम्हारे एक साल बाद 565 570 रहेगा, जबकि बाकी जगहों में 600 प्लस मेरिट चली गई है। तभी भी हम थोड़ा सा लोअर मेरिट में ही है। थोड़ा सा प्लानिंग ठीक रखोगे तो आ जाएगा। क्या है बेटा? बता बेटा। वेरी गुड, पुराने टाइप के सेल हैं, बिल्कुल। हाँ, डेवलप्ड सेल हैं, बिल्कुल। हाँ, आराम से बताओ, कोई सुनिए। तो एग्जाम में लिखने लायक लिख रही है जिसमें नंबर आ जाए, कॉपी भरते हैं ना। देख, प्रोकैरियोटिक, कैरियो मतलब है न्यूक्लियस, प्रो मतलब प्रिमिटिव। तो प्रोकैरियोटिक में बेटा प्रिमिटिव न्यूक्लियस, सबसे पहला डिफरेंस यहीं से स्टार्ट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव है। उसका इसका मतलब 2 चीज़ें हैं बेटा। एक तो जो उसका डीएनए है उसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं मिलेगी, डीएनए के चारों तरफ क्या हो गई? बाउंड्री खत्म हो गई, तो क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी बेटा? जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। डीएनए में क्या है? हिस्टोन प्रोटीन हो। हिस्टोन प्रोटीन की जगह क्या आ जाएगा? पॉलीएमाइंस आ जाएगा, ठीक है ना? सबसे पहला। उसके बाद बाकी फिर तो गैप फिल कर लोगे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, उसमें सेल डिवीजन किस तरह का हो रहा है, बाकी सारे के लिए सबसे मेन डिफरेंस यही है, ठीक है ना? कि न्यूक्लियस जो है, एक में प्रिमिटिव न्यूक्लियस और एक में जो है वो नया न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है? ओके। और देखो, सबसे ज्यादा जो गलती करते हो ना तुम लोग, वो क्लासरूम को आप लोग जब फॉलो नहीं, देखो बायो और केमिस्ट्री बेटा क्लासरूम में ही याद करके जाना, 90% वर्क यहीं कंप्लीट कर लेना। 10% जो थोड़ा बहुत पार्ट याद करने का है, कुछ चीज़ें आप पहली बार सुन रहे हो तो वो तो आपको अजीब लगेगा ही, ठीक है? लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी कि उस चीज़ को घर में जाके आप उसको तैयार कर लो। जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उसको आप यहीं तैयार करके जाओ। और बायो जब इस तरह से करोगे तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। क्लास में आपने अटेंड किया है, क्लास में पढ़ने के बाद बायो आपको हार्डली 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आप पूरा टाइम फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में लगाओ, तो क्या होगा? वो सब्जेक्ट भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। टेस्ट आप पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ दो, रिजल्ट अपने आप इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा अपना खुद का रखना स्टार्ट करो, क्योंकि जब टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं ना, तो आप हमेशा देखो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टेस्ट में आपने कैसा परफॉर्म किया है। जो 80% से नीचे मार्क्स अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपका वो टॉपिक प्रिपेयर्ड नहीं है। इसका मतलब आपका टॉपिक जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है, आपको उसमें तैयारी की ज़रूरत है।
80+ अगर ला रहे हो तो आपको वो मार्क जो है मेंटेन रखना है, कोशिश करना है कि वो मार्क्स मेंटेन रहें, तो लास्ट तक जाते 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 वो आप काफ़ी इंप्रूव कर जाओगे। ठीक है, तो क्लास में जो भी पढ़ा रहे हैं उसको घर में जाकर रिवाइज करो, टेस्ट बिल्कुल प्रॉपरली दो, और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियरली कम्युनिकेट करो। जो भी इशू है उसको जब साफ साफ बताओगे तभी हमको भी समझ में आता है कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ड्रॉपर बैच में हमको लगता है कि एक तो लेवल होगा आप लोगों का, उस लेवल से ही स्टार्ट होती है चीज़ें। ठीक है, थोड़ा तो तभी हमको 7-8 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है, फिर आपको रिवीजन करवाना है, फिर टेस्ट भी लेना है, सारी चीज़ें कंडक्ट करके देनी है, तो थोड़ा सा लेवल होना चाहिए। ठीक है, 11th-12th में नहीं हो आप लोग, तभी बेस भी अच्छा हो, मतलब तभी रिजल्ट भी आएगा। बायो हमेशा एनसीईआरटी से पढ़ के आना, जब भी मेरी क्लास रहती है आपको टाइम टेबल तो मिल जा रहा होगा, मेरी क्लास में हमेशा आप बायो एनसीईआरटी से पढ़ के, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी ही करवाता हूँ, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझाने के लिए जरूरी हो तो वही मैं देता हूँ, उसके अलावा एक भी चीज़ बाहर की नहीं बताता हूँ। अभी तक में कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। ठीक, क्या बेटा? गैस वैक्यूल सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉफ मेम्ब्रेन है, लेकिन वो यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है बेटा। नहीं नहीं, लिविंग नॉन लिविंग यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी नहीं, दूसरे तरीके की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा नहीं है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा नहीं है। नॉन लिविंग होगा तो बेटा अंदर काम ही नहीं आएगा, सेल के अंदर है तो लिविंग ही, लेकिन वो क्या है, वो यूनिट मेम्ब्रेन नहीं, यूनिट मेम्ब्रेन नहीं। ठीक है, अब देखो यू बैक्टीरिया को बेटा जो है, अभी तो आपको एक न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी वेरियस ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। यू बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है जो सैप्रोफिटिक होता है। क्या होता है बेटा? सैप्रोफिटिक होता है। एक ग्रुप होता है बेटा जो फोटो ऑटोट्रॉफ होता है। एक ग्रुप होता है बेटा वो हीमो ऑटोट्रॉफ होता है। और जहां सैप्रोफिटिक लिखा हूं यहीं पर एक पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक भी लिखा है, ऊपर में पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक भी लिख लिया। तो यू बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन आप उनको हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। हेटरोट्रॉफिक में क्या क्या होगा बेटा? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। अच्छा, यू बैक्टीरिया पैरासिटिक एग्जांपल दो, सारों को पता है, बस तुम ऐसे यू बैक्टीरिया जो कि पैरासिटिक है, वो तो अलग ही है बेटा। यू बैक्टीरिया कहाँ है? जितनी भी डिजीज हो रही हैं, न्यूमोनिया हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल, वो क्या पैरासिटिक बैक्टीरिया ही तो इन्फेक्शन करेंगे, नहीं तो नॉर्मल बैक्टीरिया क्यों इन्वेट करेगा हमको? तो जो भी इन्फेक्टिव बैक्टीरिया है वो सब क्या है बेटा? जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, सिफिलिस है, ई कोलाई की वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा है। अब ये तुमको इसलिए यहाँ पे अलग से नहीं करवा रहा क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया आपका अलग से चैप्टर आएगा, तब हम इसको डिटेल में करेंगे ही करेंगे, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आएगा ही आएगा। लेकिन याद रखो, एक जनरल आउटलाइन बना के रखो कि जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिससे क्या हो रहा है, डिजीज हो रही है, जो भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया क्या आ जाएंगे, वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल दो। हाँ, वेरी गुड, राइजोबियम, वो कॉमनली याद रहता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अच्छा, अब ये सैप्रोफिटिक का एग्जांपल दो मेरे को, नाम मत बताओ। सैप्रोफिटिक मतलब एक कॉमन डेली डे टू डे लाइफ में क्या देख रहे हो तुम? गार्डन में चूहा मरा हुआ दिखा आपको, ठीक है, या कोई भी एनिमल मर गया है, कुछ समय बाद आप देखोगे धीरे धीरे वो डिके कर जा रहा है। किस वजह से हो रहा है वो? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हो रहा है ना। तो जो भी चीजें नेचर में जो डिके हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, वो किसकी वजह से हो रही हैं? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। नेचर में सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म के 3 ग्रुप हैं। क्या क्या है बेटा? एक ग्रुप जो है वो बैक्टीरिया है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। दूसरा ग्रुप क्या है? फंगाई है। दूसरा क्या है? फंगाई। तीसरा ग्रुप क्या है? प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड वाला।
प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्ट में भी स्लाइम मोल्ड जो है वो क्या होता है, तो नेचर में जो सैप्रोफिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। एक क्या है बेटा, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफिटिक फंगाई और सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, मेनली स्लाइम मोल्ड, मेनली स्लाइम मोल्ड। ये 3 क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। अच्छा, स्क्वेंजर क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक क्या होते हैं बेटा, जैसे ये सपोज करें डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इसके ऊपर वो आया बैठा, अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट किया, इसको डाइजेस्ट किया, मतलब बॉडी के बाहर उसको डाइजेस्ट करके फिर एब्जॉर्ब करता है, सैप्रोफिटिक। स्क्वेंजर क्या होते हैं, जो जैकाल हो गया, फॉक्स हो गई, ये क्या करती है, डेड ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे और उनका डाइजेशन कहाँ होता है, इनसाइड बॉडी होता है। ठीक है, एक बर्ड है ना, बड़ा गिद्ध जिसको बोलते हैं, वो क्या है, वल्चर्स। वल्चर्स क्या होते हैं, ये भी क्या है, स्क्वेंजर। ठीक है, तो ये सारी चीजें इकोसिस्टम में भी आएगी, तो इसको तुमको ये समझ के रखना चाहिए अभी से। तो जो एक तरह से याद रखो बेटा, जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आ जाओ फोटो ऑटोट्रॉप, यू बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल दो, यू बैक्टीरिया का सिर्फ देना है, अभी तो बताया हूं। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर, पर्पल एंड यू बैक्टीरिया जो कि फोटो ऑटोट्रॉफ है, इसके 2 ही एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, एक है पर्पल एंड ग्रीन सल्फर। इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा क्या, इसमें क्लोरोफिल ए नहीं मिलता है। ठीक है ना। अच्छा, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दो। ऐसे बैक्टीरिया जो कि अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है, नाइट्रेट को सॉरी अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, क्या नॉस्टॉक, तो बेटा क्या कीमो ऑटोट्रॉफ में नॉस्टॉक कहां से आएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है तेरा, वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, वो सिम्बायोटिकल। इसको तुम लोग ध्यान से सुन लो, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, देखो इसका। अच्छा, सबसे पहले बताओ कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या, अभी मैं क्लियर कर देता हूं इसको। ये लास्ट लेक्चर में मैं तुम लोग को पढ़ाया भी था। ये कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था बेटा कि आपको जब भी कोई नई चीज बनानी होती है तो आपको क्या चाहिए होता है, फूड अगर आपको बनाना है तो एनर्जी चाहिए। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एनर्जी कहां से ले रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से ले रहे हैं। एक मिनट, क्लास में हूँ विनोद, एकदम अर्जेंट है क्या, आराम में। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बेटा, जैसे देखो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, जो ग्लूकोज बनाने की अपनी एनर्जी कहां से ले रहे हैं, वो सनलाइट से ले रहे हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी जो ग्लूकोज बनाने की एनर्जी कहां से ले रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से ले रहे हैं। जैसे सपोज करो एक बैक्टीरिया है बेटा, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा है, फिर नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या हो रही है बेटा, एनर्जी निकल रही है। इस एनर्जी को यूज करके क्या कर रहा है, अपना वो अपना क्या बना ले रहा है, अपना फूड बना ले रहा है। तो वो क्या होंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। क्या क्या बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है ना, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकोकस। ये क्या है बेटा, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा, अब तुम जो इससे कंफ्यूज हो रहे थे, तुमने क्या एग्जांपल दिया था बेटा अभी, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक क्या करता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉस्टॉक क्या है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ठीक है ना, सिम्बायोटिक फॉर्म में क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये तो सिम्बायोटिक जो है वो फूड खुद बना रहा है कि दूसरे से ले रहा है, दूसरे से ले रहा है। तो ऑटोट्रॉफ है कि हेटरोट्रॉफ है, हेटरो। किस तरह का न्यूट्रिशन है वो,
किस तरह का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसमें न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ये जो रिएक्शन है, अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अच्छा, तुम लोग के टाइम में नाइट्रोजन फिक्सेशन चैप्टर था कि हटा दिए थे? अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर आएगा भी नहीं। ये इसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं बेटा। रिएक्शन क्या है? अमोनिफिकेशन। ठीक है ना, अभी छोड़ दो, अभी तुम लोग को नहीं आएगा क्योंकि अब, लेकिन याद रखो ये जो रिएक्शन है जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है, इसमें जो बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं बेटा, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में जो एनर्जी यूज रिलीज हो रही है उसको यूज करके क्या कर ले रहे हैं, अपना वो फूड बना रहे हैं। ठीक है ना। जो साइनो बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया, वो क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। अच्छा, इसमें नास्टाक, एनाबिना, अच्छा ये तुमको ना, ये तुमको अलग से मैं पढ़ाऊंगा अभी कि एक ही बैक्टीरिया, जैसे देखो फ्रैंकिया है और राइजोबियम है और बेइजर्निकिया है, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। सिम्बायोटिक फॉर्म और नॉन सिम्बायोटिक फॉर्म दोनों में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है ना। सिम्बायोटिक फॉर्म में अलग तरीके से बिहेव करेंगे, नॉन सिम्बायोटिक में अलग तरीके। ये जब नाइट्रोजन फिक्सेशन कराऊंगा तो उसमें कराऊंगा ही बेटा। ठीक है ना, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। तो यू बैक्टीरिया तुम्हारा यहाँ पर कंक्लूड हो जाता है। अब तुम्हारे इसमें एक छोटा सा और पार्ट बचा, उसको हम कंक्लूड करते हैं, वो है आर्की बैक्टीरिया। ये जल्दी से हो जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा कंक्लूड हो जाएगा। आर्की बैक्टीरिया बताओ जल्दी से। देखो आर्की का मतलब क्या है बेटा? आर्की का मतलब है ओल्ड बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखो बेटा, जब ये उस समय के बैक्टीरिया हैं जिस समय हमारे इन्वायरमेंट का कंडीशन कैसा था, बहुत हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन था। हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, इसीलिए ये जो बैक्टीरिया हैं ये हाई सैलिनिटी में भी सरवाइव कर जाते हैं। किसमें सरवाइव कर जाते हैं? हाई सैलिनिटी। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हाई सैलिनिटी में सरवाइव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। ये क्या होंगे बेटा? हेलोफाइल्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, लो पीएच और हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर जाते हैं। लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर जाते हैं। ये इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो, देखो नाम इसमें बहुत इजी है। लो पीएच के लिए हमने क्या लिख दिया? एसिडो, और हाई पीएच, हाई टेम्परेचर के लिए थर्मो, थर्मो एसिडोफाइल। ठीक है ना। इसका याद रखना बेटा, ये मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। 80 to 100 डिग्री है, लेकिन 80 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या करते हैं? ये सर्वाइव कर जाते हैं, थर्मो एसिडोफाइल। ठीक है। और ये तुमने एक टर्म सुना होगा, सल्फर स्प्रिंग। अगर कभी भी तुम पहाड़ी हिली एरिया में जाओगे ना, तो आप देखोगे पूरा बर्फ जमी हुई और बीच में तुमको ना एक हॉट वाटर स्प्रिंग दिखेगा। वो जो हॉट वाटर स्प्रिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं सल्फर स्प्रिंग, क्योंकि वहां पर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो जो सल्फर स्प्रिंग होते हैं, उस सल्फर स्प्रिंग में थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो मिलते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है बेटा 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। तो याद रखो, आर्की बैक्टीरिया का एक ग्रुप हो गया हेलोफाइल, जो कि किसमें सर्वाइव कर रहा है? हाई सैलिनिटी में। दूसरा ग्रुप हो गया बेटा थर्मो एसिडोफाइल, जो किसमें सर्वाइव कर रहा है? लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर में। थर्ड ग्रुप क्या है बेटा? मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस का मतलब क्या बेटा? मीथेन का जनरेशन। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं? मीथेन जनरेट करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, इसमें दो ग्रुप तुमको याद रखना है बेटा। एक बैक्टीरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन बना ले रहे हैं, क्या कर रहा है बेटा? एक बैक्टीरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर रहा है? मीथेन बना रहा है। दूसरा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बेटा जो सेलुलोज से मीथेन बना रहा है, जो कि सेलुलोज से मीथेन बना रहा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड से जो मीथेन बना रहा है वो कहां मिलता है? वो मिलता है बेटा मार्शी एरिया में। कहां मिलता है? मार्शी, दलदली एरिया, जहां पर मार्श होता है। और जो सेलुलोज से बना रहा है बेटा वो कहां मिलता है? गट ऑफ
गट ऑफ बुफेलो काऊ, काऊ एंड बुफेलो को जो गट है उसमें मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, अब चूंकि बेटा सेलुलोज से, अच्छा मीथेन जो है, मीथेन जो है इन्फ्लेमेबल गैस है, इसको तुम कुकिंग के लिए यूज कर सकते हो। क्यों? देखो बेटा, ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, इसमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। इसलिए मीथेन को हम क्या कर सकते हैं, जो कुकिंग गैस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो जो गोबर गैस प्लांट जो यूज करते हैं ना, जो कॉमन गाँव में यूज होता है, गोबर गैस जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है, मेथनोजेंस होते हैं। कैसे बैक्टीरिया होते हैं, मेथनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो जो जितने भी बुफेलो हैं, काऊ है, ये इनके जो फूड में बहुत ज्यादा सेलुलोज होता है। जो भी फूड लेते हैं उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। और सेलुलोज क्या होता है, अनडाइजेस्टेड बाहर निकल जाता है, स्टूल में जो है अनडाइजेस्टेड बाहर आ जाता है। तो क्या करते हैं, गोबर गैस प्लांट में हम उस जो काऊ एंड बुफेलो के डंग को हम डालते हैं, उसके ऊपर क्या होता है बेटा, मेथनोजेंस इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करके क्या बना देता है, मीथेन गैस बना देता है। और उस मीथेन गैस को हम क्या कर लेते हैं, कुकिंग के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों को ऑड लग रहा होगा, लेकिन ठीक है वो, ठीक है ना। मीथेन गैस को हम किस में यूज कर लेते हैं, कुकिंग के लिए यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें तुम आर्कीबैक्टीरिया के बेटा मैंने 3 ग्रुप बताया। एक बताया तुमको हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल एंड मेथनोजेंस। अब ये बताओ, ये बेटा उस समय के बैक्टीरिया हैं जब लाइफ ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुई थी। क्या होगा बेटा, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। लेकिन एक चीज बताओ बेटा, ये कैसे होने चाहिए ऑर्गेनिज्म, एरोबिक होने चाहिए कि एनारोबिक होने चाहिए, एनारोबिक होने चाहिए। वेरी गुड। कैसे होते हैं बेटा ये बैक्टीरिया, मोस्टली क्या होते हैं, एनारोबिक। क्योंकि जिस समय आए थे उस समय एरोबिक इन्वायरमेंट साइनोबैक्टीरिया की वजह से हुआ। यहाँ से फिर साइनोबैक्टीरिया बना, साइनोबैक्टीरिया से इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आई। ये जो बैक्टीरिया है उसके काफी पहले से हैं, क्या है, उसके काफी पहले से हैं। इसीलिए जो बैक्टीरिया मोस्टली क्या होते हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया में एक चीज और याद रखो, ये बैक्टीरिया मेनली क्या होते हैं, एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा, इसमें जो लास्ट पॉइंट जो बचा है वो तुम्हारा है माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया में अलग से कवर लूंगा उसका, उसमें थोड़ी सी बहुत और भी डिटेलिंग देनी होती है, मैं करवाऊंगा तुमको नेक्स्ट लेक्चर में। माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया के साथ बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बताना होता है, तो मैं एक साथ ही करवा दूंगा। मतलब जो किस तरह से कर रहे हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में, सिम्बायोटिक फॉर्म में, सारा मैं उसी समय करवा दूंगा। देखो अभी तक मैं तुमको क्या बताया था बेटा कि जो माइकोबैक्टीरिया होते हैं, सॉरी जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सारे बैक्टीरिया में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन माइकोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल क्या है बेटा, सेल वॉल जो है बेटा इसमें एब्सेंट है। अच्छा, अभी मैं बताया था सेल वॉल का जो फंक्शन क्या है बेटा, शेप देना। तो अगर माइकोप्लाज्मा में अगर सेल वॉल एब्सेंट होगा तो इसका शेप कैसा होगा, इरेगुलर हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, शेप इरेगुलर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। इसका शेप क्या होता है बेटा, माइकोप्लाज्मा का शेप जो है वो इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखो बेटा कि ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, और वेरी फ्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेप्रोफिटिक होते हैं। मेजॉरिटी क्या है बेटा, मेजॉरिटी पैरासिटिक हैं, वेरी फ्यू क्या है, सेप्रोफिटिक है। याद रखो बेटा, ये ना ह्यूमन हो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी में डिजीज कॉज करते हैं। माइकोप्लाज्मा ह्यूमन में भी डिजीज कॉज करता है, प्लांट में भी डिजीज कॉज करता है, और एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करता है। आपको इसकी एक डिजीज कॉमनली याद रखनी है, जो कि कॉमनली पूछता है और एनसीईआरटी में भी दिया है, माइकोप्लाज्मा से, हाँ हाँ चलिए, माइकोप्लाज्मा से बेटा मेनली क्या डिजीज होती है, निमोनिया। माइकोप्लाज्मा से मेनली क्या होता है बेटा, निमोनिया, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा से निमोनिया होता है, लंग्स का इन्फेक्शन होता है। अगर यही निमोनिया अगर एनिमल में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे बोवाइन निमोनिया। इसको हम क्या बोलेंगे, बोवाइन निमोनिया, ठीक है ना।
अगर यही निमोनिया अगर एनिमल में हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बोवाइन निमोनिया। अच्छा याद रखो, आप लोगों की बुक में ना पीपीएलओ अलग लिखा है, लेकिन माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ एक ही चीज है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये दोनों एक ही चीज है बेटा ना, ये अलग अलग लिख दिया लेकिन वो गड़बड़ है। माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ दोनों जो है एक ही चीज है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि इससे प्लूरो निमोनिया ही होता है, इसीलिए इसका नाम पीपीएलओ है। ओके उसके अलावा याद रखो बेटा कि जो एंटीबायोटिक एक पेनिसिलिन, वो इस माइकोप्लाज्मा पे एक्ट नहीं करती है। पेनिसिलिन जो है वो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी ड्रग मानी जाती है। अब तो खैर इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस आ गया है, लेकिन पेनिसिलिन जो है ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पे काम कर जाती है। किसी पे ज़्यादा करती है, किसी पे कम करती है, लेकिन काम करती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा पे बिल्कुल भी काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि रीजन ये है बेटा, पेनिसिलिन जो है ना, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। किसको इनहिबिट करती है? सेल वॉल सिंथेसिस को। पेनिसिलिन किसको इनहिबिट करती है? सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। माइकोप्लाज्मा में क्या है? सेल वॉल ही एब्सेंट है, इसलिए पेनिसिलिन क्या होगी? माइकोप्लाज्मा पे काम नहीं करती है। आ रही बात समझ में? इसमें जो काम करती है वो है टेट्रासाइक्लिन। इस पे जो काम करती है वो क्या करती है? टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकॉल। टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकॉल, ये अलग से लिख दे रहा हूँ। इसमें जो ड्रग जो काम करती है वो है टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकॉल। ये बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं बेटा दिया हूँ क्योंकि ना इस पे क्वेश्चन पूछा है। ये जो चीज है ना आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछा है बेटा। ठीक है ना, इसीलिए मैं दे रहा हूँ मुझे कि पेनिसिलिन जो है वो रूटीनली मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया पे काम कर जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा पे काम नहीं कर रही। रीजन क्या है? पेनिसिलिन किसको इनहिबिट कर रही है? सेल वॉल सिंथेसिस। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा पे काम क्या करेगी? टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकॉल। ठीक है। अच्छा, जो भी चीजें हैं ना बेटा, जो जो कुछ कुछ डिजीज हैं, वो चीज़ों को हम जो है जब इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसके साथ ही कवर होगा बेटा। ठीक है ना, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में आती है चीज़ें। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका माइकोप्लाज्मा। अब इसके बाद जो है बेटा बस साइनोबैक्टीरिया बचता है। साइनोबैक्टीरिया नेक्स्ट लेक्चर में साथ ही साथ प्रोटिस्टा में करवा दूंगा। साइनोबैक्टीरिया के साथ साथ आपको ना मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब बैक्टीरिया जो डिफरेंट बैक्टीरिया किस तरह से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, वो भी मैं तुमको करवा दूंगा। ठीक है ना, वो पूरा एक टेबल बनाते हैं, टेबल भी मैं करवा दूंगा। अभी तक में कोई डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा याद रखो बेटा, एक क्वेश्चन होता है कि मोस्ट न्यूट्रिशनली डाइवर्स ग्रुप कौन सा है? विटकर के 5 क्या? न्यूट्रिशनली डाइवर्स। न्यूट्रिशनली डाइवर्स में बेटा प्रोटिस्टा है। न्यूट्रिशनली डाइवर्स में क्या है बेटा? प्रोटिस्टा है। और मोस्ट मेटाबॉलिकली डाइवर्स अगर पूछता है, मेटाबॉलिकली डाइवर्स क्या है? ये मोनेरा है। क्योंकि देखो ये कीमोऑटोट्रॉफिक भी है ना, ये क्या है? कीमोऑटोट्रॉफिक। ये जो बाहर की केमिकल रिएक्शन को यूज करके भी क्या कर ले रहा है, ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। जबकि प्रोटिस्टा कीमोऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं। ठीक है, फंगाई भी कीमोऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं। कीमोऑटोट्रॉफिक सिर्फ कहाँ होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। तो याद रखो बेटा, अगर पूछ रहा है मोस्ट न्यूट्रिशनली डाइवर्स, ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए बता रहा हूं। मोस्ट न्यूट्रिशनली डाइवर्स ग्रुप जो है बेटा क्या है? वो प्रोटिस्टा। और यहीं पर अगर ये न्यूट्रिशनली की जगह मेटाबॉलिकली लिख दिया तो आंसर क्या होगा? मोनेरा। क्या होगा? मोनेरा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है बेटा कि जो मिनरल रिसाइकलिंग,
मिनरल रिसाइकलिंग, इसमें पूछता है बेटा सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया या कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा, मिनरल रिसाइकलिंग का मतलब क्या समझ रहे हो तुम? हाँ, मतलब उसको यूजेबल फॉर्म में लेके आना, मिनरल को यूजेबल फॉर्म में लेके आना। जैसे सपोज करो बेटा हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है ना, लेकिन वो तो मेरी बॉडी के अंदर ट्रैप है ना। अब सपोज करो बेटा डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद अगर बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी तो मिनरल तो मेरी बॉडी में ही रह गया, तो यूज कहाँ हो पाया? तो जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, उसको बॉडी जब डिकम्पोज करते हैं तो मिनरल को सॉइल में रिलीज कर देते हैं। जब वो सॉइल में रिलीज होता है तो उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा? यूज कर लेते हैं। तो मिनरल रिसाइकलिंग में क्या सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब देखो जो कीमोऑटोट्रॉफ है उसमें तुमको एग्जांपल दिया है कि जो बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखो जो अमोनिया है बेटा उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, अमोनिया भी नॉन यूजेबल फॉर्म है, ठीक है। अगर तुमको पूछा मिनरल रिसाइकल में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो पहला अगर सैप्रोफिटिक और कीमोऑटोट्रॉफिक आएगा तो सबसे पहले कीमोऑटोट्रॉफ को लेना। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कीमोऑटोट्रॉफ। अगर कीमोऑटोट्रॉफिक ऑप्शन में तो दूसरे ऑप्शन में क्या लेना? सैप्रोफिटिक, ठीक है ना। क्या लेना? सैप्रोफिटिक। इसमें तीन चीजें कंफ्यूजिंग बनती हैं। एक जो है मोस्ट न्यूट्रिशनली डाइवर्स ग्रुप, क्या हो गया? प्रोटिस्टा। मोस्ट मेटाबॉलिकली डाइवर्स ग्रुप, मोनेरा। मिनरल रिसाइकलिंग के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कीमोऑटोट्रॉफ। अगर कीमो नहीं है तो सैप्रोफिटिक, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट में अब तुम ना साइनोबैक्टीरिया तुम एनसीईआरटी से पढ़ के आना, और उसका एक टेबल भी करवाऊंगा, साथ ही साथ में प्रोटिस्टा भी करवाऊंगा। देखो यूजुअली क्लास हम लोग की बेटा 3 घंटे की होती है, अगर 3 घंटे की क्लास में तो बहुत सारी चीजें एक साथ कवर हो जाती है। 3 घंटे की होती है क्लास, तो 1.5 घंटे की चल रही है तो चीजें थोड़ी सी स्लो चल रही है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, सेल डिवीजन होता है बेटा उसमें। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं बता रहा हूँ। देखो बैक्टीरिया के तुम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो बेटा, बैक्टीरिया में याद रखो बेटा मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है बाइनरी फिशन। क्या होता है बेटा? बाइनरी फिशन होता है। अच्छा, बाइनरी फिशन एंड माइटोसिस में डिफरेंस क्या होता है? कोई भी बता सकता है बाइनरी फिशन एंड माइटोसिस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखो जैसे बेटा ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है, ये क्या होगी बेटा? ये 2 इक्वल हाफ में इस तरह से फरो के थ्रू ऐसे डिवाइड हो जाएगी, फरो बना के क्या होगी? ऐसे डिवाइड हो जाएगी। अगर ये डिवीजन बेटा, अगर ये माइटोटिक डिवीजन होता, अगर ये डिवीजन क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता, तो डीएनए भी दोनों बैक्टीरियल सेल में इक्वली हाफ डिवाइड होते हैं। डीएनए भी दोनों बैक्टीरियल सेल में क्या होता है? इक्वली हाफ जाते। लेकिन बाइनरी फिशन में क्या होता है बेटा? ये माइटोसिस से ऐसे डिफरेंस है, इसमें जो डीएनए जो है वो दोनों बैक्टीरिया में इक्वल नहीं जाते हैं, दोनों बैक्टीरिया में इक्वल नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? जो तुम बोल रहे थे ना, क्योंकि क्या होता है कि देखो इक्वल क्रोमोसोम या डीएनए को इक्वली डिवाइड होने के लिए क्या होना होगा बेटा? प्रोटीन डिवीजन में देखोगे कंडेंस होते हैं, कंडेंस होकर फिर क्या होता है बेटा? एक साथ सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि इनमें हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने से क्या होगा बेटा? कंडेंस नहीं हो पाएंगे। अगर ये कंडेंस नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? इनका जो इक्वल डिवीजन भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर इक्वल डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो दोनों सेल में इक्वल इक्वल कैसे जा पाएंगे? इसलिए याद रखो बेटा बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है? बाइनरी फिशन है। लेकिन ये बाइनरी फिशन को हम लगेगा ऐसा कि माइटोसिस तो हो रही है, लेकिन माइटोसिस से अलग कैसे है? इस तरह से अलग है कि इसमें जो डीएनए कंटेंट है दोनों बैक्टीरिया में इक्वल नहीं जा पाता है, कुछ ना कुछ पार्ट कम रह जाता है, ठीक है। उसके अलावा याद रखो बेटा अगर बैक्टीरिया की कंडीशन अगर एडवर्स है, अगर एडवर्स कंडीशन में बैक्टीरिया में किस तरह का डिवीजन होता है, मतलब किस तरह का रिप्रोडक्शन शो करता है? क्या बेटा? स्पोर फॉर्मेशन।
वेरी गुड, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अगर कंडीशन एडवर्स है तो क्या बनाता है बेटा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है बेटा, साइनोबैक्टीरिया जब कराऊंगा ना उसके बाद फिर आएगा ये। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल डिवीजन जो है टू सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल डिवीजन जो है वो टू सेल डिवीजन हम उसको नहीं मानते हैं। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है।